Bismillahirrahmanirrahim. I am Amirullah, an advocate and you are watching the Legal Thought Academy. जुडिशरी के सिलेबस में आज हमारे पास फैमिली कोड एक्ट 1964 के सेक्शन 11 से लेकर 12A तक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अक्सर यंग वकला ने या आप प्रैक्टिसिंग वकला ने देखा होगा कि फैमिली कोड में जब हम विटनेस को लेके जाते हैं तो उसके एग्जामिनेशन इन चीफ की जगह पे हम उसका बयान अल्फी दाखिल कर देते हैं अदालत में। एक स्टाम्प पेपर के ऊपर उसकी शहादत लिख के हम अदालत में दाखिल कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नेक्स्ट पार्टी करती है और डिफेंडेंट साइड करती है। तो ये जो हम बयान अल्फी दाखिल कर देते हैं अदालत में, आपके ज़हन में सवाल तो आप पैदा होता होगा कि ये बयान अल्फी हम किस कानून के तहत दाखिल करते हैं अदालत में। बाकी अदालतें जो है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता। वहाँ पे तो डायरेक्ट विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। लेकिन फैमिली कोर्ट में क्यों हम ये बयान अल्फी दाखिल कर देते हैं, तो उसका जवाब भी आज हम इसी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सबसेक्शन 1 On the date fixed for recording of the evidence, the family court shall examine the witnesses produced by the parties in such order as it deem fit. यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो फैमिली कोर्ट ने एविडेंस के लिए तारीख मुकर्रर की होगी, उस तारीख के ऊपर जो गवाहान होंगे दोनों पार्टीज़ के, उन गवाहान को किस तरतीब में एग्जामिन किया जाएगा। यानी पहले प्लेंटिफ के गवाहों को एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट में, या पहले डिफेंडेंट के गवाहों को एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे अदालत मुनासिब समझे वैसे उसी तरतीब में उनको एग्जामिन किया जाएगा। यानी कि अगर अदालत कहती है कि पहले हम डिफेंडेंट के विटनेसेस को सुनेंगे, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले फिर डिफेंडेंट के विटनेसेस ही अदालत में पेश किए जाएंगे, बाद में प्लेंटिफ के आएंगे। लेकिन अगर अदालत के पहले प्लेंटिफ के आएंगे तो बाद में डिफेंडेंट के आएंगे, तो फिर पहले प्लेंटिफ के ही आएंगे विटनेसेस, उनको एग्जामिन किया जाएगा और फिर डिफेंडेंट के आएंगे। ये जो मुस्लिम फैमिली कोड, ये फैमिली कोड एक्ट 1964 जो है, ये एक स्पेशल लॉ है। ये फैमिली कोड एक्ट 1964 एक स्पेशल लॉ है। इसके ऊपर सीपीसी या क्यूएसओ के प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। सीपीसी में तो जो राइट टू बिगिन दिया गया है वो प्लेंटिफ को दिया गया है कि पहले प्लेंटिफ अपनी एविडेंस स्टार्ट करेगा, और क्रिमिनल में भी ऐसा ही है कि पहले जो कंप्लेनेंट साइड होगी उसको हक दिया गया है कि पहले वो अपनी एविडेंस स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ पे तरतीब जो होगी विटनेसेस को एग्जामिन करने की, वो फैमिली कोर्ट मुकर्रर करेगी। तो आमतौर पर वही तरतीब चलती है कि पहले प्लेंटिफ साइड के जो है विटनेसेस उनको एग्जामिन किया जाता है, फिर डिफेंडेंट साइड के विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट है जी सबसेक्शन 1 ने द फैमिली कोर्ट शैल रिकॉर्ड और कॉज टू बी रिकॉर्डेड द सब्सटेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस और मे रिकॉर्ड और कॉज टू बी रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस थ्रू ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग। ये दो हिस्सों में ये सबसेक्शन 1 ने डिवाइड किया गया है। पहला ये हिस्सा आर से पहले तक, यहाँ पे शैल का वर्ड है कि फैमिली कोर्ट जो है शैल वो लाजमन करेगी, क्या करेगी, जो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट होगी ना, यहाँ उसको खुद रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड, यहाँ कास्ट टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ उसको रिकॉर्ड करवाएगी। अब रिकॉर्ड करवाएगी कैसे, वो अदालत कमीशन मुकर्रर कर सकती है, यहाँ आमतौर पर रीडर भी अदालत के जो हैं वो उसकी कार्रवाई को लिख लेते हैं, विटनेसेस की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो ये तो शेल का वर्ड है, ये तो अदालत ने करना ही करना है। यहाँ वो खुद रिकॉर्ड करेगी विटनेसेस के स्टेटमेंट को, यहाँ वो उसको रिकॉर्ड करवाएगी। जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पे मे का वर्ड है, और में यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट होगी, जो रिकॉर्ड अदालत खुद कर रही है या अदालत करवा रही है किसी से, वो थ्रू ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। यानी कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं उसकी स्टेटमेंट को, और उसको वीडियो में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी विटनेस की स्टेटमेंट को। लेकिन ये स्वाबदीद इख्तियार है फैमिली कोर्ट के पास। यहाँ पे मे का वर्ड है, ये अदालत जो है बाउंड नहीं है स्टैट्यूट के अंडर कि वो लाजमन ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करे विटनेसेस की। अब यहाँ पे तो आपने देखा सबसेक्शन 1 नेम है कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फैमिली कोर्ट उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, जो विटनेस होगा यहाँ रिकॉर्ड करवाएगी। लेकिन हम तो देखते हैं कि एफिडेविट वो दे देती है। तो आइए पहले उसको देख लेते हैं। इसी सेक्शन 11 का जो सब सेक्शन है वो 4 है।
द फैमिली कोर्ट में परमिट द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय मीन्स ऑफ एन एफिडेविट, कि फैमिली कोर्ट जो है ये इजाज़त दे सकती है कि किसी भी गवाह के जो एविडेंस है उसको एफिडेविट के ज़रिए दिया जाए अदालत के अंदर। तो यही आमतौर पर हमारे यहाँ पे तरीका राइज है कि हम एफिडेविट ही दे देते हैं। वो जो ऊपर जो तरीका बयान किया गया है सब सेक्शन 1A में, इसको हम आमतौर पर फॉलो नहीं किया जाता यहाँ पे फैमिली कोर्ट्स में। ये जो सब सेक्शन 4 में तरीका बयान किया गया है इसको फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट जी इसका क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि अब जो एफिडेविट हम दे रहे हैं ये कितनी मालियत का एफिडेविट होगा। तो पहले तो इसकी जी मालियत थी 50 रुपये। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको तहरीर करके दे दिया जाता था, लेकिन अब इसकी मालियत 100 रुपया हो गई है। ये मालियत देख लेते हैं कहाँ पे लिखी हुई है। ये स्टाम्प एक्ट 1899 के शेड्यूल 1 और उसके सीरियल नंबर 4 में लिखी हुई है। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये है जी स्टाम्प एक्ट 1899 और ये उसका शेड्यूल 1 का ये सीरियल नंबर 4 है एफिडेविट। तो ये है जी 100 रुपीज़। अब इसकी मालियत 100 रुपया है। अब आप 100 रुपये के एफिडेविट के ऊपर बयान हल्फी के ऊपर विटनेस की जो स्टेटमेंट होगी उसको रिकॉर्ड करके अदालत में फ्राहम करेंगे। नेक्स्ट सब सेक्शन 4 का जो प्रोवाइजर है उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट डीम्स फिट इट में कॉल सच विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 3। यहाँ प्रोवाइजर में ये बात हो रही है कि अब जिस विटनेस का आपने बयान हल्फी दे दिया अदालत में उसकी शहादत का, तो अगर अदालत चाहे तो उस विटनेस को जो सब सेक्शन 3 में जो तरीकाकार बयान किया गया है उस तरीके से भी एग्जामिन कर सकती है। आइए सब पहले सब सेक्शन 3 पढ़ लेते हैं। इसके बाद द विटनेसेस शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड्स। विटनेसेस जो होंगे वो अपने अल्फाज में एविडेंस देंगे। नेक्स्ट है जिसका प्रोवाइडर प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज आर देयर काउंसिल में फर्दर एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन द विटनेसेस। लेकिन पार्टीज या फिर उनके जो काउंसिल होंगे वो उनको फर्दर एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं या उनको री एग्जामिनेशन भी इनकी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फैमिली कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इट रिगार्ड्स एज इनडिसेंट, स्कैंडलस और फ्रिवलस और विच अपीयर्स टू इट टू बी इंटेंडेड टू इंसल्ट और नायर नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म। अब कोर्ट को यहाँ पे इख्तियार दिया गया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कोई कर रहा है पार्टी या कोई कौंसल क्रॉस एग्जामिनेशन में या री एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन में, जो अदालत को लगता है कि ये या इंडिसेंट है या स्कैंडलस है या फ्रिवलस है या ये सिर्फ इंसल्ट करने के लिए या तंग करने के लिए, अनॉय करने के लिए पूछा गया है, या ये जो क्वेश्चन जो है ये गैर जरूरी तौर पर ऑफेंसिव है, इसको सादा जुबान में भी सादा अल्फाज में भी पूछा जा सकता है लेकिन इसने बड़े गलत अल्फाज का चुनाव किया है, तो ऐसे सवालात को अदालत जो है वो मना कर सकती है, अदालत उनको रोक सकती है। अच्छा, यहाँ पे इनके दरमियान सब सेक्शन 2 रह गया था, उसको देखते हैं। द कोर्ट शैल नॉट इशू एनी समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेस अनलेस विद इन 3 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज any party intimates the court that it desires the witness to be summoned through the court and court is satisfied that it is not possible or practicable for such party to produce the witness। यहाँ पे ये बात हो रही है कि अब अगर कोई पार्टी चाहती है कि वो किसी विटनेस को अदालत के जरिए बुलाए तो फिर उसको पार्टी को फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो होंगे उसके 3 दिनों के अंदर अंदर अदालत को बताना होगा कि हम भाई फलां शख्स को अदालत के जरिए बुलाना चाहते हैं, और अदालत उनको तभी बुलाएगी कि जब अदालत को लगे कि इन गवाहों को बुलाना इस पार्टी के बस की बात नहीं है, ये गवाह इससे भारी है या ये पार्टी इस गवाह को नहीं बुला सकती, तो फिर अदालत उसको गवाह को बुला लेगी अदालत में। अच्छा, यहाँ पे सब सेक्शन 3 अब रह गया। द फैमिली कोर्ट में इफ इट सो डीम्स फिट पुट एनी क्वेश्चन टू एनी विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ एल्यूसिडेशन ऑफ एनी पॉइंट विच इट कंसिडर्स मटेरियल इन द केस। यहाँ पे भी फैमिली कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि फैमिली कोर्ट जो है वो किसी भी गवाह से कोई भी क्वेश्चन कर सकती है, किसी भी अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर अदालत को कोई कन्फ्यूजन है या वो कोई पॉइंट निकलवाना चाह रही है गवाह से, तो अदालत को इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी गवाह से कोई भी क्वेश्चन कर ले जो उसको मुनासिब लगे। ये था जी सेक्शन 11, इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि जो हम एफिडेविट देते हैं वो किस कानून के तहत देते हैं, वो जी सेक्शन 11 का सब सेक्शन 4 है, इसके तहत हम एफिडेविट देते हैं। यहाँ पे इख्तियार दिया गया है फैमिली कोर्ट को कि वो एफिडेविट के जरिए भी शहादत ले सकती है गवाह की, लेकिन
इसके अलावा जो है तरीकाकार वो ऊपर बयान कर दिया गया है सेक्शन 1A से लेकर सेक्शन 3 तक कि एक तो गवाह जो है उसकी जो शहादत होगी उसके अपने अल्फाज में होगी, और दूसरे नंबर पर अदालत खुद उसको रिकॉर्ड करेगी या उसको रिकॉर्ड करवाएगी किसी से। तो ये दो तरीक़ेकार यहाँ पे बयान किए गए हैं सेक्शन 11 में शहादत को रिकॉर्ड करने के। नेक्स्ट है जी सेक्शन 12 कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। Subsection 1. After the close of evidence of both sides, the family court shall make another effort to effect a compromise or reconciliation between the parties within a period not exceeding 15 days. यहाँ पे बात हो रही है कि जब दोनों पार्टीज की एविडेंस क्लोज हो जाए, दोनों जो साइडें हैं अपनी अपनी शहादत दे चुके हैं अदालत में, तो फिर फैमिली कोर्ट एक और कोशिश करेगी कि इन दोनों पार्टी के दरमियान सुलह करवा दी जाए, और ये 15 दिनों के अंदर अंदर अदालत कोशिश करेगी एविडेंस क्लोज होने के बाद 15 दिन से ज़्यादा का टाइम अदालत नहीं लेगी इस मसालियत कराने में। Subsection 2. If such compromise or reconciliation is not possible, the family court shall announce its judgment and give a decree. और अगर ये मसालियत पॉसिबल नहीं है, नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है, तो फिर फैमिली कोर्ट अपनी जजमेंट दे देगी और डिग्री दे देगी, यानी कि फिर फैमिली कोर्ट अपना फैसला सुना देगी केस के ऊपर। नेक्स्ट है जी सेक्शन 12A, केसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। A family court shall dispose of a case including as a suit of for dissolution of marriage within a period of 6 months from date of institution। 6 months जी, यहाँ पे फैमिली कोर्ट को बाउंड किया गया है कि फैमिली कोर्ट जो है कोई भी जो मुकदमा लगा होगा फैमिली कोर्ट में, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का हो या कोई भी और दूसरा दीगर फैमिली मुकदमा हो, वो अदालत 6 माह के अंदर अंदर उसको कंक्लूड करेगी, उसका फैसला देगी। 6 माह कौन से, जब इंस्टीट्यूट किया गया है ना अदालत के अंदर वो मुकदमा, जिस दिन से अदालत में वो मुकदमा लगा है उस दिन के बाद से 6 माह। अच्छा, यहाँ पे आपके ज़हन में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से मुकदमात लगते हैं फैमिली कोर्ट में, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 या 6 तक शायद मेरा पहला लेक्चर है इस फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, उसका भी आपको ऊपर लिंक भी शो हो रहा होगा, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं सेक्शन 5 में जाके। नेक्स्ट है जी इसका प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ केस इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months आइदर पार्टी शैल हैव अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर नेसेसरी डायरेक्शन एज द हाई कोर्ट में डीम फिट। अब अगर कोई केस 6 माह के अंदर डिसाइड नहीं होता तो फिर पार्टी के पास क्या रेमेडी है, पार्टी क्या करे, तो फिर ये प्रोवाइजो जो है सेक्शन 12A का ये पार्टी को इख्तियार दे रहा है कि कोई भी पार्टी जो है उसके पास फिर ये हक हासिल है कि वो अपनी मुतलका हाई कोर्ट में जाए और वहाँ पे जाके दरख्वास्त दे, एप्लीकेशन दे कि जी हमारा ये फ़लाँ मुकदमा फ़लाँ फैमिली कोर्ट में लगा हुआ है और फैमिली कोर्ट ने इसका 6 माह के अंदर अंदर फैसला नहीं किया, तो फिर जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है फैमिली कोर्ट को कि भाई तुम जल्द से जल्द इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ करो। उसमें वो हाई कोर्ट आमतौर पर 1 मंथ की या 15 दिनों की या कुछ दिनों की वो डायरेक्शन दे देती है कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ करो, और फिर वो फैमिली कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि उतने दिनों के अंदर अंदर उस केस को डिस्पोज ऑफ करेगी, उसका फैसला सुनाएगी। तो ये थे जी सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 12A तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।